Hello, my dear students. I welcome all of you here. This is Modern History MCQ series. We will do a lot of questions with explanation and answers. So let's start question number 1. The year of the foundation of the Women's Indian Association is Women's Indian Association को कब फॉर्म किया गया, कब फाउंड किया गया Women's Indian Association को? 1947, 1937, 1927, 1917. And yes, the right answer is, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 1917. ठीक है, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन कब बनाई गई? 1917 में. एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑन 8 May 1917 इन अदियार मद्रास ए मल्टी इथनिक ग्रुप ऑफ वुमेन एस्टैब्लिश्ड द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन. The Women Indian Association was one of the first organizations to boldly connect Indian women's social and sexual subjugation and with patriarchy, poverty, political disenfranchisement. तो बेसिकली ये चाहते थे कि विमेन को जो है अपने राइट्स मिले, इवन इसको पॉलिटिकल राइट्स मिले, राइट टू वोट मिले, और जो पैट्रियार्की की वजह से इनके साथ जातियाँ हो रही हैं या गरीबी की वजह से वो भी दूर हो. Okay, moving to another question. By the Act of 1858, India was to be governed. 1858 वाला एक्ट जो है ना बहुत ही हिस्टोरिक एक्ट है. तो इंडिया को गवर्न इस एक्ट के हिसाब से किसने किया? बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ क्राउन, बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो 1858 वाला जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया है उसको गवर्न किसने किया? सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर इन द नेम ऑफ क्राउन. The Government of India Act 1858 was an act of Parliament of UK, United Kingdom. और ये पास कब किया गया था यूके वाले पार्लियामेंट में? 2 August 1858 को. Its provisions called for liquidation of British East India Company, who had up to this point been ruling British India under the auspices of Parliament, and the transfer of its functions to British Crown. क्योंकि 1857 जो रिवोल्ट हुआ उससे इनको लगा कि जो ब्रिटिश एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसमें लेक्यूनास है, तो इसीलिए इन्होंने ट्रांसफर किया पावर इन द नेम ऑफ क्राउन. ठीक है, शाबाश. The Ghadar Party was founded November 1913 at San Francisco, USA by किसके द्वारा? मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्णा वर्मा, बोथ ए एंड बी. तो गदर पार्टी जो है वो किसने फाउंड की थी? वो हुई थी 1913 में एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, उसका हेडक्वार्टर था. एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी लाला हरदयाल. सो 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद, और इसके साथ कौन थे? विद सोहन सिंह बाकना एज द प्रेसिडेंट, विच वाज कॉल्ड गदर पार्टी. द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी वर द इमिग्रेंट सिक्स ऑफ यूएस एंड कनाडा. द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑन 1 November 1913. इन्होंने फिर एक वीकली गदर भी स्टार्ट किया, एक जर्नल, राइट. तो गदर पार्टी का जो मेन है ना वो लाला हरदयाल ने फाउंड किया, और उसके जो प्रेसिडेंट थे फिर सोहन सिंह बाकना. ओके, द पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन. पूना पैक्ट किस किस के बीच में एग्रीमेंट था? नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू. तो आपको पता है पूना पैक्ट आया था मैकडोनाल्ड अवार्ड के बाद, जो उसको हम कैमरल अवार्ड भी बोलते हैं. तो ये एक पैक्ट था बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. एंड एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी was signed 84 years ago on September 24, 1932. The agreement was signed by Pandit Madan Mohan Malviya and Dr. B.R. Ambedkar and some Dalit leaders at Yerwada Central Jail in Pune to break Mahatma Gandhi's fast unto death. क्योंकि जो कमनल अवार्ड आया था, मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था, गांधी जी ने फर्स्ट स्टार्ट किया था. उसने बोला था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को मिल रहा है ये बिल्कुल ही गलत है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. Which of the following national leaders did not defend soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial? जब इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल हुआ था तो 1945 में, ठीक है, तो इनमें से कौन से लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने उनको डिफेंड नहीं किया था? सर तेज बहादुर सप्रू, बुल्लाभाई देसाई, श्री राजा गोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू. क्योंकि जो हमारे पहले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे ना वो ज़्यादातर लॉ ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, वो एडवोकेट्स थे और वो लड़ते थे फिर इनके लिए. तो इनमें से कौन नहीं था उस ट्रायल में उनको डिफेंड करने के लिए? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. श्री राजा गोपालाचार्य नहीं था. सर तेज बहादुर सप्रू, बुल्लाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू थे. National leaders Raja Gopalacharya did not defend soldiers of the National Army in 1945 case during dealing with the trial.
The decline of Indian handicrafts industry in the 19th century was attributed to competition from British manufacturing industries only, disappearance of Indian princes courts only, establishment of alien rule only, all of the above. जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी, जो हाथ से बनाए जाते थे बहुत सारी डिफरेंट डेकोरेटिव चीज़ें या बाकी चीज़ें, उनका जो मार्केट ख़त्म क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न था? सो द ऑप्शन डी इज़ हियर राइट आंसर. एक तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया उस टाइम पे, और वहाँ से जो मशीन मेड गुड्स थे ना वो बहुत चीपर थे, तो वो आ गए मार्केट में. और उसके उनको जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसकी जो सबसे बड़े जो खरीदार थे वो इंडियन प्रिंसेस थे. जब उनको ही ख़त्म किया गया इंडियन प्रिंसेस को, तो खरीदार भी नहीं रहे. और ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल जब आया, फिर उसके साथ जो पॉलिसीज़ भी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी टफर बनाई गई. तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव हियर आर द राइट आंसर. ऑल ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन 19th century. Who attended the Imperial Darbar of 1877 dressed in hand spun खादी? किसने इंपीरियल दरबार जो कि 1877 में हुआ था, हाथ से बनाई हुई खादी पहन के अटेंड किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जीवी जोशी, गणेश वसुदेव जोशी. And yes, the right answer is option D. Imperial Darbar of 1877, which was first among the 3 दिल्ली दरबार्स. पहला दिल्ली दरबार जो 3 हुए थे ना, उनमें से पहला दरबार था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था ड्यूरिंग वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड लीटन. ठीक है, लॉर्ड लीटन था उस टाइम पे वाइस रॉय. क्वीन विक्टोरिया वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ केसरी हिंद इन दिस दरबार. इट वॉज गणेश वसुदेव जोशी हु अटेंडेड दिस दरबार ड्रेस्ड इन हैंडस्पून खादी. ठीक है, शाबाश. The Government of India Act 1935 borrowed its preamble from the Constitution of USA, the Constitution of Australia, from the Government of India Act 1919, from British India Act. जो Government of India Act 1935 आया ना, तो ये इसका जो preamble है या introduction है, वो कहाँ से borrow किया इसने? So the right answer is option C. So the right answer is option C. Which of the following statements about the Government of India Act of 1935 is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग जो Government of India Act 1935 है उसके रिलेटेड? ठीक है. The hierarchy was established in the provinces. The viceroy was given special powers. The federal executive was to consist of viceroy, councillors, and the ministers. The federal legislature was to be bicameral. So इनमें से क्या सही नहीं है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला, सो ऑप्शन ए सही नहीं है. क्यों? क्योंकि जो डायर की रूल ऑफ 2 जो है ना, ड्यूअल रूल, ये इंट्रोड्यूस किया था 1919 वाले एक्ट ने. किस में? प्रोविंसेस में. तो इस एक्ट ने फिर 1935 वाले एक्ट ने फिर हटाया, ये अबॉलिश किया प्रोविंसेस में डायर की, और इसने सेंट्रल लेवल पे लाया था डायर की, जो कि फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. सो ऑप्शन है ए हियर इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इट इज आंसर हियर. ठीक है. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बाय एडवर्ड सैमुअल मोंटेगू, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एंड लॉर्ड चैमबर्सफोर्ड. Which of the following statements is not correct? The materials for the Government of India Act 1935 were drawn from. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 वाला, उसके मटेरियल्स कहाँ से लाए गए? द साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, वाइट पेपर इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स. So the right answer is द इंडियन. ये क्या बोल रहा था कि मटेरियल का किसका? 1935 वाला मटेरियल. तो इसका जो बेसिकली यहाँ पे इसका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे ना, इसका जो कंटेंट था ना, यहाँ पे एक बात ध्यान से सुना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कंटेंट था वो 4 सोर्सेज से लिया गया. किन सोर्सेज से? 4 सोर्सेज से. पहला सोर्स क्या था? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन से लिया गया. दूसरा था जो कि 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस हुई थी. ठीक है, डिस्कशन और डेलिब्रेशन जो 3rd राउंड या तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई थी, या 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उससे. तीसरा जो फिर वाइट पेपर जो इशू हुआ था ना, वाइट पेपर इशू हुआ था कब? 1933 में वाइट पेपर इशू हुआ था, उससे. और चौथा सोर्स क्या है? रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज. जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज बनाई गई थी कुछ एरियाज पे, उनके रिपोर्ट्स से. तो ये 4 सोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की. एक तो साइमन कमीशन, वाइट पेपर जो इशू किया गया था 1933 में, जॉइंट सिलेक्शन कमिटीज का, और डेलिब्रेशन और डिस्कशन जो हुआ था 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे.
तो इन 4 सोर्सेज से बना फिर कंटेंट किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो ये आप ध्यान से याद रख लेना, ठीक है, शाबाश। Who spoke at the stroke of midnight when the world sleeps, India awakes to life and freedom? Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rajagopalacharya. So the right answer here is option C. This statement was used by Pandit Jawaharlal Nehru in the midnight of 14th and 15th August 1947. The inquiry committee on Jallianwala Bagh incident was headed by, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उस पे जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उसको कौन हेड कर रहा था, डायर, इरविन, हंटर, साइमन। एंड यस ऑब्वियसली आपको पता है हंटर कमीशन, सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। 14th October 1919, after orders issued by the Secretary of State for India Edwin Montego, the government of India announced the formation of a committee of inquiry into the events in Punjab, referred to as the Disorders Inquiry Committee. It was later more widely known as Hunter Commission, क्योंकि इसका जो चेयरमैन था वो उसका नाम था हंटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल was equated with Mazzini, Cavour, Garibaldi, Bismarck. So the right answer here is option D. Bismarck was a German statesman who unified 36 states and established unified Germany. उसने जर्मनी को यूनिफाई किया। वही काम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, क्योंकि उसने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट्स है ना उनको यूनिफाई किया। सरदार पटेल also unified the 565 princely states to make India a federation by his diplomacy and political intelligence. That's why Sardar Vallabhbhai Patel known as Bismarck of India. Pitt's India Act brought the company in direct subordination to a body representing the Parliament of Britain, the English merchants in India, the inner merchants, the princely states. जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके अंडर लाया? सो ऑप्शन ए, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, उसको हम पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ये कब आया? 1784 में। ये एक ऐसा एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बाय ब्रिंगिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि इससे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें जो ड्रॉबैक्स है ना उसको दूर किया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर लाया। Lord Mountbatten had held a detailed discussion on the approaching partition of India with Muhammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, all of the above. So option D here is the right answer. Lord Mountbatten had free and frank discussions with, इन्होंने सरदार पटेल से भी बात की, मौलाना आज़ाद से भी डिस्कस किया, जवाहरलाल नेहरू से भी, गांधी जी और अदर प्रोमिनेंट लीडर से भी इसने डिस्कशन किया, क्योंकि इनका और मुस्लिम लीग का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वाई डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी? दक्कन, मोयंगर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद। So the option C here is the right answer. Black hole tragedy took place at Fort William in Calcutta in year 1756. The background क्या था? The Nawab of Bengal gave the East India Company certain special rights as traders in Calcutta and allowed them to build a small fort and maintain with a small army. अच्छा, महात्मा गांधी began his political activities in India first from, इंडिया में महात्मा गांधी ने कहाँ पे अपनी political activities start की? यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कलकत्ता की, इसमें एक बोला गया है कि प्रिजन सेल थी जिसमें ब्रिटिश प्रिजनर्स थे 146 तकरीबन, जो कि नवाब ऑफ बंगाल ने कैप्चर उनको लिया था, प्रिजन इम्प्रिजनमेंट दिया था, और उसमें बोलते कि ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड सफोकेशन 123 प्रिजनर जो है वो मर गए थे। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की? दांडी, खेदा, साबरमती, चंपारण। और द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंपारण बिहार से। खेदा सत्याग्रह, सॉरी वहाँ पे ये हुआ था, तिनकथाई सिस्टम वहाँ पे था ना। सो 1917 में ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी विजिटेड चंपारण विलेज इन बिहार वेयर तिनकथाया सिस्टम वाज प्रिवेलेंट। इन दिस सिस्टम फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन द 3 out of 20th part of land. गांधी जी ऑर्गेनाइज चंपारण सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम। ये 1917 में हुआ पहले चंपारण सत्याग्रह बिहार में।
अकॉर्डिंग टू दादाभाई नेहरू जी, स्वराज मीन, स्वराज का मतलब क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, दादाभाई नेहरू जी के हिसाब से। एंड द राइट आंसर इज, दादाभाई नेहरू जी को बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दादाभाई नेहरू जी थे 3 बार वो प्रेसिडेंट रहे नेशनल कांग्रेस के। डिमांड फॉर स्वराज वाज फर्स्ट रेज्ड बाय दादाभाई नेहरू जी इन द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। याद रख लेना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ 1906 में, उसमें प्रिजाइड करे थे दादाभाई नेहरू जी। अकॉर्डिंग टू हिम स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। The Rohillas helped the Afghan invaders in 1761 in the Battle of Buxar, Plassey, Arcot, Panipat। 1761 वाली बैटल में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 14 जनवरी 1761 को हुई थी पानीपत पे, और पानीपत 60 माइल्स दिल्ली से दूर था। ये हुई थी बिटवीन मराठा एम्पायर एंड जो अहमद शाह अब्दाली के फोर्सेस थे उनके बीच में। Supported by 2 Indian allies, the Rohillas, Najibud-Dowla, Afghan of Doab region, and Shuja'ud-Dowla, the Nawab of Awadh. The landmark of Dalhousie's administration did not include Indian Railways. The landmarks जो डलहौजी का टेन्योर था ना, उसमें क्या नहीं हुआ? इंडियन रेलवेज, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ। ठीक है, तो क्या लगता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं हुआ? इंडियन रेलवेज 1854 में, उस टाइम डलहौजी का टाइम था। टेलीग्राफ भी आया था उसी टाइम पे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो आया था 1935 के टाइम पे, जब मैकॉलीज मिनट आया था। ठीक, सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। कमीशन और इसने रूल ऑफ लैब्स भी लाया था, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। Commissioners for the affairs of India were known as Court of Directors, Board of Directors, Board of Control, Board of Merchants. And the right answer is option C, Board of Control. The Right Honorable Board of Commissioners for the Affairs of India was an arm of the government of United Kingdom responsible for managing the government's interest in British India and East India Company between 1784 and 1858. Which one of the following was not a French settlement in India? Puducherry, Mahi, Goa, Chandanagar. इनमें से फ्रेंच सेटलमेंट कौन सी नहीं थी? सो ऑप्शन सी गोवा, क्योंकि गोवा पुर्तगीज कॉलोनी थी और पुर्तगीज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ Portuguese India existed for about 450 years until it was annexed in India by 1961. 1961 तक गोवा पुर्तगीज के अंडर था। In 1510 the Portuguese defeated the ruling Bijapur kings with the help of local ally Tamaya, leading to the establishment of permanent settlement in Velha, Goa। ठीक है, तो गोवा जो है वो पुर्तगीज की कॉलोनी थी। Who contemptuously referred to Mahatma Gandhi as a half-naked fakir? Lord Wavell, Lord Irwin, Lord Wellington, Winston Churchill. And yes, the right answer is option D. British Prime Minister Winston Churchill once called Mahatma Gandhi a seditious middle temple lawyer, now posing as a fakir, striding half naked the steps of the Viceregal Palace. So Winston Churchill ने बोला था ये। Who called Sri Narayana Guru as the second Buddha? श्री नारायण गुरु को किसने बोला था सेकंड बुद्धा? क्योंकि श्री नारायण गुरु कहाँ पे काम करते हैं? साउथ इंडिया में, ठीक है, केरल साइड। जी शंकरा कुरप, स्वामी विवेकानंदा, बोधानंदा विमिकल, मोरकोद कुमारन। तो इसको जी शंकरा कुरप ने बोला था श्री नारायण गुरु को एज सेकंड बुद्धा। अल हिलाल क्या था? मॉस्क, जर्नल, मदरसा, गार्डन। तो अल हिलाल क्या था? ये एक जर्नल था। So option B. The Al Hilal was a weekly Urdu language newspaper established by Indian leader Maulana Abul Kalam Azad and used as a medium for criticism of the British Raj in India. The first issue came out on 13th July 1912. ये जो वर्क है, ये काम आत्मोपाध्याय सतकम, ये किसका वर्क है? डॉक्टर पालपू, सी केसावन, सी नारायण गुरु। सो श्री नारायण गुरु का ही ये मलयालम स्पिरिचुअल वर्क है। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज है ना साउथ इंडिया में। निरुथी पंचकम वाज रिटन बाय, तो ये थोड़ा एंशिएंट इंडिया का है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सो ऑप्शन डी, ये भी श्री नारायण गुरु का है। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया
पहली थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, जो कि जमींदारी एसोसिएशन थी. सो इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया. जमींदारी एसोसिएशन जिसको लेटर क्या नाम दिया गया, लैंड होल्डर सोसाइटी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12 नवंबर 1837 by Dwarkanath Tagore, Prasanna Kumar Tagore, Radhakant Dev, Ramkamal Sen and Bhavani Charan Mitra. It has been described as the first organization of Bengal with distinct political object. Who was the Nawab of Bengal during Battle of Plassey? Mir Jafar, Mir Qasim, Sirajudaulah, none of these. तो Battle of Plassey जब हुई थी उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन था? उस टाइम सिराजुद्दौला था. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल्ड फ्रॉम, ये कहाँ से थे? बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पीडीएफ. तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ बाकी एंशिएंट के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे. तो इंशाल्लाह हम सारी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स करेंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.